नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं उसका टॉपिक है मौर्योत्तर कालीन भारत, गुप्त काल, राजपूत कालीन भारत, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के राज्य। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में हमने इस टॉपिक से रिलेटेड राजपूत वंश और मौर्योत्तर कालीन जो वंश रहे और दक्षिण भारत के राज्य, इनके बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। और आज के अपने इस वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? ऑप्शन दे रखा है कुषाण, चोल, पांड्य, चेर। तो दोस्तों, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कुषाण, जो कुषाण थे वो रेशम मार्ग पे इन्होंने अधिकार कर रखा था। ठीक है, और जिसमें से जो कनिष्क थे, कुषाण शासक कनिष्क, इन्होंने ये अधिकार कर रखा था। और यह जो रेशम मार्ग था, यह मार्ग चीन से रोम को जाता था। ठीक है, और इस रेशम मार्ग से सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी। ठीक है, इसीलिए इन्होंने इस पर कब्जा कर रखा था। अगला प्रश्न है, कनिष्क का राज दरबारी चिकित्सक था। तो कनिष्क का राज दरबारी चिकित्सक चरक थे, चरक। और चरक के अलावा भी कनिष्क के दरबार में कुछ विद्वान थे जिनके नाम हैं पार्श, वासुमित्र और अश्वघोष। ये बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन है रेशम मार्ग। ठीक है, रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। अधिसंख्य कुषाण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा कुषाण मूर्तियाँ कहाँ प्राप्त हुई हैं? ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से सही ऑप्शन है मथुरा से। मथुरा से, क्योंकि कुषाण काल में मथुरा कला का प्रमुख केंद्र था और यहाँ पे अनेक स्तूप, विहार और मूर्तियों का निर्माण हुआ। ठीक है, यहीं पे अनेक हिंदू, बौद्ध एवं जैन मूर्तियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, कहाँ से? मथुरा से। सातवाहन वंश के शासकों की कार्यालयी भाषा? तो ऑप्शन दे रखा संस्कृत, तमिल, प्राकृत, मगधी। तो दोस्तों, सातवाहन वंश के शासकों की कार्यालयी भाषा प्राकृत थी। ठीक है, प्राकृत। सातवाहन वंश के बारे में तो जानकारी दे रखी है। इस वंश के संस्थापक सिमुक थे और इस वंश के सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। ठीक है, इनको नासिक प्रशस्ति में अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, गौतमीपुत्र सातकर्णी को। अगला प्रश्न है, भोरम देव का मंदिर किस वंश के राजा के काल में निर्मित हुआ? ऑप्शन दे रखा है चिंदक नाग वंश, नल वंश, फणिनाग वंश, कलचुरी वंश। तो दोस्तों, भोरम देव का मंदिर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फणिनाग वंश के राजा के शासनकाल में निर्मित हुआ था। ठीक है, और ये फणिनाग वंश के शासक गोपाल देव के शासनकाल में, ठीक है, निर्मित हुआ था और ये भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले में स्थित है। ठीक है, शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी। ठीक है, पूछ रहा है कब की थी? तो शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? तो समुद्रगुप्त की ये नीतियाँ दे रखी हैं, इनमें से कौन पूछ रहा है कौन सी नीति थी जो
दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। तो ये पहले है ऑप्शन, उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। वे उपहार लाते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दी गई। आगे उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन सही है, इन्होंने हार स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दी गई। ठीक है, इस नीति को, समुद्रगुप्त की इस नीति को ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि विजय के बाद उनके राज्य वापस कर दिए जाए। उनको जीत लिया लेकिन उनको शासन करने की छूट दे दी अपने अधीन। और दोस्तों इसका वर्णन जो समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ युद्ध का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्ति में मिलता है। ठीक है, इस युद्ध में उसने 12 राज्यों को पराजित किया था। ठीक, अगला प्रश्न है होयनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो होयनसांग हर्षवर्धन के टाइम में भारत आए थे। ठीक है, ये चीन के बौद्ध भिक्षु थे। होयनसांग चीन के बौद्ध भिक्षु थे और इन्होंने गंधार, कश्मीर, पंजाब, कपिलवस्तु, बनारस, गया व कुशीनगर की यात्रा की। 629 ईस्वी में चीन से भारत की ओर प्रस्थान किया तथा 639 ईस्वी में वह कन्नौज पहुँचे और 645 ईस्वी में वह मध्य एशिया से वापस चीन लौटे। ठीक, इससे इन्होंने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। होयनसांग को प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स यानी कि यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? तो भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहते हैं गुप्त काल को। ठीक है, और इसको स्वर्ण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि गुप्त काल में कला, साहित्य, स्थापत्य, गणित, खगोल के एवं धर्म के क्षेत्र में अपार वृद्धि हुई थी, इसलिए इसको स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। सुबंधु, घट, खरपर, क्षणपड़क, वीरसेन इन सभी में से एक समानता है। समानता कौन सी है? यह सभी गुजरात के शासक थे, यह सभी बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, यह सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, यह सभी जैन धर्म के प्रचारक थे। तो उसका दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि यह सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में इतिहास, दर्शन, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित 9 रत्न, ठीक है, 9 विद्वान निवास करते थे जिनको नवरत्न कहा जाता था। ठीक है, इनमें कालिदास, धन्वंतरि, छप्पड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल, भट्ट, वराह मिहिर, वज्रचुरी, घटकरपर जैसे विद्वान थे। तो दोस्तों जो ऊपर नाम थे वो इन्हीं में से हैं। तो ये जो 9 रत्न थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो किस इसमें दिए गए ऑप्शन में से ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुप्त काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था और ये कर ही आय का प्रमुख स्रोत होते थे राज्य के। और इसमें भाग, भोग, ऊपर, उद्रंग, शुल्क, हलदंड ये गुप्तकालीन प्रमुख कर थे। ठीक है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक। तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। और जो विक्रमादित्य की उपाधि, ठीक है, महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी और सकार विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, जब शकों पे विजय प्राप्त की थी, शकों पे, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने सकार विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त वंश के प्रथम शासक थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। और ये कहा किसने है? इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त के 350 और 300 से 375 के ईस्वी के बीच के विजय अभियानों को देखते हुए इन्होंने कहा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना
दिए गए ऑप्शन में से कुमारगुप्त, ठीक है, सही हो जाएगा ए ऑप्शन, कुमारगुप्त ने करी थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा, उसने शकों को पराजित कर निम्न से कौन सी उपाधि धारण की? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सकार विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। कर्मचारी वेतन भोगी हैं जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में है? तो दोस्तों ये कथन चीनी यात्री फाहियान का है, ठीक है। और फाहियान जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे भारत आए थे, तो ये उनके विषय में कहा गया कथन है चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है। कर्मचारी वेतन भोगी हैं जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। और फाहियान ने अपनी यात्रा के दौरान अपने अनुभवों को अपनी पुस्तक फूकोकी नामक ग्रंथ में संकलित किया है। तो फाहियान की पुस्तक का नाम भी पूछ लेता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, फूकोकी, ठीक। लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, फाहियान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है? तो दोस्तों फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे आए थे भारत, तो इन्होंने उन्हीं के बारे में लिखा है कि इनके शासन में लोग, यहाँ के लोगों का आचरण इतना अच्छा था कि उनको घर में ताला लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, ठीक है। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। सुदूर पश्चिम में जो व्यापारिक केंद्र स्थित था वो था दोस्तों इसमें पैठन, जिसको प्रतिष्ठान भी कहा जाता था, ठीक है, इसका नाम एक प्रतिष्ठान भी था। ये गुजरात राज्य में स्थित था पैठन। फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? तो फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का दौरा किया, ठीक है। और हर्षवर्धन के टाइम पे हुएनसांग आए थे, ठीक है। इन चीनी यात्रियों के नाम पूछे जाते हैं कि कौन किसके टाइम पे आया था। औसत से किसका संबंध है? नहीं है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है औसत से किसका संबंध नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन दे रखा है धन्वंतरी, ये भी चिकित्सा शास्त्री थे तो इनका संबंध है। बी भास्कराचार्य, चरक भी थे, इनका भी संबंध है। सुश्रुत भी का संबंध चिकित्सा शास्त्र से और औषधि से है। तो दोस्तों जो ये बी ऑप्शन दे रखा है भास्कराचार्य, ये एक खगोलज्ञ थे, तो इनका संबंध औषधि से नहीं है, ठीक है। ये गणितज्ञ भी थे, ज्योतिष शास्त्री भी थे और खगोल शास्त्री भी थे। कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला? तो दोस्तों जो कन्नौज पर राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद सत्ता को प्राप्त करने के लिए जो 200 वर्षों तक त्रिपक्षीय संघर्ष चला, वो चला था पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। ये वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार वंशों के बीच में, जिसमें से विजय प्राप्त की थी गुर्जर प्रतिहार वंश ने, ठीक है। खजुराहो मंदिरों को निर्मित कराया, तो खजुराहो मंदिर को किसने निर्मित कराया? इसमें चंदेल सही हो जाएगा, चंदेल राजाओं ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया। भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया? तो मध्य युग में पूछ रहा है, तो मध्य युग में हर्षवर्धन के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश आया था, ठीक है। और गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक नागभट्ट थे, नागभट्ट। और जबकि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक मिहिरभोज रहा, ठीक है। और इसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद कन्नौज पर गढ़वाल वंश ने शासन स्थापित कर लिया। अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए? तो खजुराहो मंदिर चंदेल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माता, तो ये चंदेल राजा होंगे इसके, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल शासक विद्याधर ने 1019 से 1029 ईस्वी में कराया था, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? तो इसमें पूछ रहा है, तो इसमें पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। ये तीनों थे जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। पुष्यभूत राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ हुई?
तो ये जो पुष्यभूत राजवंश शुरू होता है वो, उसमें सबसे पहले शासक थे नरवर्धन। ठीक है, इधर देखिए इनका दिया हुआ है वंशावली का क्रम। थानेश्वर में पुष्यभूत राजवंश की वंशावली अधोलिखित है। नरवर्धन सबसे पहले, दूसरे राज्यवर्धन फर्स्ट, फिर आदित्यवर्धन, उसके बाद प्रभाकर वर्धन, पृथ्वी प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राज्यवर्धन द्वितीय और हर्षवर्धन और राजश्री। ठीक है, उनकी पुत्री। तो वर्धन वंश की शक्ति व प्रतिष्ठा का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। ठीक है, जो हर्षवर्धन का पिता था। इनकी मृत्यु के बाद राज्यवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठे और हर्षवर्धन पुष्यभूत वंश का सबसे प्रतापी शासक हुए। ठीक है, राजा हर्ष का साम्राज्य फैला, कहाँ तक फैला? राजा हर्ष का शासन बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन, पश्चिमी सागर से पूर्वी सागर तक फैला। ठीक है, पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में उड़ीसा व असम तक, दक्षिण में नर्मदा नदी तक इनका शासन फैला। ठीक है, और इनकी राजधानी कन्नौज थी। अगला प्रश्न है असम का प्राचीन नाम। तो असम का प्राचीन नाम कामरूप था, कामरूप, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कामरूप का शासक भास्कर वर्मा हर्षवर्धन का मित्र था। ठीक है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया किस काल की कृति है? तो एलोरा की जो कृति पूछ रहा है ये किस काल की है? तो एलोरा गुफाओं का निर्माण दोस्तों राष्ट्रकूट काल में कराया गया था। तो ये राष्ट्रकूट काल की कृति है। ये नरसिंह वाली मूर्ति। ठीक है, राष्ट्रकूट काल में एलोरा में चट्टान को काटकर कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। ठीक है, इसके अलावा एलोरा की गुफा में भित्ति चित्र, एलिफेंटा की गुफाओं में मूर्ति कला आदि का भी निर्माण इसी काल की देन है। ठीक है, और जो ये है ये सभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। ठीक है, ये जो एलिफेंटा की गुफाएं, लोवेरा की गुफाएं। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा में लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? मलयालम भाषा का प्रयोग किया था चेर वंश के राजाओं ने। ठीक है, अपने अभिलेखों में। ठीक, और चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक सेनगुट्टवन था, सेनगुट्टवन। ठीक है, जिसको लाल चेर के नाम से जाना जाता था और इन्होंने दक्षिण भारत में पत्नी पूजा का प्रारंभ करवाया था। वेल्लन वगई भूमि का एक प्रकार था जो चोल अभिलेखों में उल्लेखित है। इससे तात्पर्य है, वेल्लन वगई से तात्पर्य पूछ रहा है। ए ऑप्शन है ब्राह्मणों को अनुदान में दी गई भूमि, विद्यालयों को प्रदत्त भूमि, मंदिरों को दी गई भूमि, गैर ब्राह्मण कृषक की भूमि। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गैर ब्राह्मण कृषकों की भूमि को वेल्लन वगई कहा जाता था। ठीक है, जिसका उल्लेख तंजावुर अभिलेख में मिलता है, तंजावुर अभिलेख में। ठीक है, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? कौन सी एक शर्त नहीं पूछ रहा है? उनकी आयु 25 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उनकी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जा सके, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें से जो पहला ऑप्शन है ये शर्त नहीं थी। ठीक है, कि उसमें 35 वर्ष की एज मांगी थी, इसमें 25 से बता रहा है, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। देखिए इसमें यहाँ पे इसकी शर्तें लिखी हुई हैं कि उस व्यक्ति की आयु 35 वर्ष से अधिक हो, व्यक्ति के पास 1.5 एकड़ भूमि का मालिकाना हक हो, व्यक्ति के पास स्वयं का मकान हो, व्यक्ति को वेदों का ज्ञान हो। ठीक है, चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी। चोल मंदिर प्रायः अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए। जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए। तो दोस्तों इसे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिले में उत्तर मेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा का सदस्य नहीं बन सकते थे? जो नियम थे उसके हिसाब से जो बी ऑप्शन है
वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था वे सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे। ठीक है। दंत दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था वह था, तो दंत दुर्ग राष्ट्रकूट प्रधान था, राष्ट्रकूट प्रधान। ठीक है। जिसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान दोस्तों उन लोगों को, उन राजाओं को करना पड़ता था जो गैर क्षत्रिय होते थे। इस अनुष्ठान को करने के बाद वो लोग क्षत्रिय मान लिए जाते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, तो ए ऑप्शन सही है, तंजौर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। और इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा तंजौर तमिलनाडु में कराया गया था। ठीक है। इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, तंजौर के मंदिर को। ठीक है। और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है और इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थान मिला है। चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था, तो चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था और जबकि उत्तर भारत में व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। तो दोस्तों ये श्रेणी और ये व्यापारियों के संघ के नाम, ठीक है, ये जो नगरम, ये पूछा जाता है आपके पेपर में, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चोल राजवंश के प्रवर्तक थे, तो चोल राजवंश के प्रवर्तक थे विजयालय। ठीक है। इनको चोल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। ठीक है। चोल आरंभ में पल्लवों के सामंत हुआ करते थे जो कि बाद में वहाँ के शासक बन गए। किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया था? तो आदित्य फर्स्ट ने। ठीक है। आदित्य फर्स्ट ने, ये जो चोल थे ये पल्लवों के सामंत थे, तो इसमें से इन्होंने आदित्य फर्स्ट ने युद्ध किया और पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया। ठीक है। और विजयालय को चोल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो आदित्य फर्स्ट ये विजयालय के पुत्र थे, इन्होंने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया था। ठीक। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोट्टम तथा ग्राम में विभाजित किया? तो चोल, जो दक्षिण भारत का राजवंश चोल था, इन्होंने राज्य को राष्ट्र, कोट्टम तथा ग्राम में विभाजित किया था। ठीक है। और चोल काल में साम्राज्य विभाजन का क्रम इस प्रकार था, पहले मंडल, फिर वलनाडु, सबसे बड़ा मंडल, फिर उसके बाद वलनाडु, उसके बाद नाड, उसके बाद कुर्रम जो कि गांव समूह था, उसके बाद तनियूर। ठीक है। सबसे छोटी इकाई तनियूर। किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? तो पल्लवों के टाइम पे। ठीक है। पल्लवों के टाइम पे कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ। यह विश्वविद्यालय महाराष्ट्र राज्य में स्थित था। ठीक है। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने? तो महाबलीपुरम के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो पल्लवों के टाइम पे बने थे। ठीक है। रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक। अगला प्रश्न है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो एलोरा गुफाओं का निर्माण, उस समय के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया था। ठीक है। राष्ट्रकूटों के टाइम पे हुआ था ये सब। कैलाश मंदिर को, ये जो एलोरा गुफा का जो कैलाश मंदिर है ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसे एक पहाड़ को काट के उसको पे बनाया गया है। ठीक है। और इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम ने। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो जो राजा गोपाल थे वो पाल वंश के संस्थापक थे। ठीक है। और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इनके बाद इनका पुत्र धर्मपाल राजा बना। ठीक है। कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी थी। ठीक है। वनवासी। कदम्ब राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कहा जाता है कि वह पढ़ने के लिए कांची आया था तथा बाद में पल्लवों के साथ उसका संघर्ष हुआ। इसकी राजधानी वनवासी थी। मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ और ब्राह्मणों को असंख्य गांव दान में दिए। कदम्ब राज को पुलकेशिन द्वितीय
चालुक्य, ठीक है, जो चालुक्य वंश के थे पुलकेशिन द्वितीय ने बाद में अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है, कदम राज को। एक लंबे अंतराल के बाद निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए? तो सोने के सिक्के गांगेय देव ने चलाए थे, गांगेय देव ने, और जो कि कलचुरी शासक थे, कलचुरी वंश के शासक थे। ठीक, इनके सिक्के मिश्रित सोने के थे, ठीक है। हिंदू शाही शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो हिंदू शाही शासकों की राजधानी उद्भांडपुर थी, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उद्भांडपुर, ठीक है। काबुल घाटी तथा गांधार प्रदेश में काफी अरसे से एक तुर्की शाही वंश का शासन स्थापित था। इस वंश के शासक लागत भान को इसके ही एक ब्राह्मण जाति के मंत्री कल्लर ने गद्दी से हटा दिया, ठीक है, और वहाँ का शासक बन बैठा। इस प्रकार 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदू शाही वंश की स्थापना हुई, ठीक। हिंदू शाही शासकों की राजधानी वहिंद, जिसे उद्भांडपुर कहा जाता है, में थी, ठीक है। हिंदू शाही वंश के शासक कमलुक ने के बाद उनका पुत्र भीम वहाँ का शासक बना, और उसने लोहार वंश के शासक सिंहराज से अपनी पुत्री का विवाह किया, ठीक है, जिनसे दिद्दा का जन्म हुआ, ठीक है। दिद्दा का विवाह क्षेमेंद्र गुप्त से हुआ। इसके बाद जयपाल का भी विवरण प्राप्त होता है। इतिहास में भीम और जयपाल का संबंध स्पष्ट नहीं है, इसलिए कुछ इतिहासकार जयपाल को नए वंश का संस्थापक मानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो दोस्तों इसमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत चलाया था। कब? 1190 में, ठीक है। और ये इनके शासनकाल की सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। इन्होंने अपने पिता बल्लाल सेन के अधूरे ग्रंथ अद्भुत सागर को पूरा किया, ठीक है। और इनके ही दरबार में जयदेव थे जिन्होंने गीत गोविंद लिखी, धोई थे जो इन्होंने पवनदूत लिखा, हलायुध थे, ठीक है। ये विद्वान इनके जो हलायुध थे लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश थे। ये विद्वान इनके सभा की शोभा बढ़ाते थे। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा किया गया? तो जो लक्ष्मण सेन राजा थे वो सेन वंश के थे, तो सेनों द्वारा किया गया था लक्ष्मण संवत का प्रारंभ। निम्न में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? तो इसमें से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विद्याधर थे जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुए थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? तो जौहर प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी, जिसमें जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनसे बचने के लिए जो राजपूत महिलाएं थीं वो सामूहिक रूप से आग जला के उसमें कूद जाती थी, वो जौहर कर लेती थी ताकि वो उनके हाथों में जाने से बच सकें, ठीक है। और सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी चित्तौड़ की रानी पद्मावती ने, ठीक है, पद्मिनी, जिस पे मूवी भी बनी है पद्मावत। रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, ठीक है, चित्तौड़ के दुर्ग में। अगला प्रश्न है, श्री अजयपाल संस्थापक थे, तो अजयपाल ने स्थापना की थी अजमेर की, और ये चौहान वंश के शासक थे। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था, तो ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था, ठीक है। और यहाँ पे चंदेल राजाओं ने शासन किया। महोबा इसकी राजधानी थी जेजाक भुक्ति की। परमार वंश का संस्थापक कृष्णराज, राजा कृष्णराज को माना जाता है, जिसका एक नाम उपेंद्र भी है, ठीक है। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो दोस्तों जो उपेंद्र थे वो भी परमार वंश के शासक थे, ठीक, ये तो संस्थापक ही थे। मुंज ये भी परमार वंश के शासक थे, और उदयादित्य ये भी परमार वंश के शासक थे। गांगेय देव इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये कलचुरी वंश के शासक थे, परमार वंश के नहीं, ठीक है।
धंगदेव किस वंश का शासक था? तो धंगदेव जेजाकभुक्त के चंदेल वंश का शासक था। ठीक है। किसकी राज्यसभा की शोभा गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बढ़ाते थे? तो ये लक्ष्मण सेन। ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गुजरात के सोलंकी राजवंश का संस्थापक था? तो इसमें मूलराज गुजरात के सोलंकी राजवंश के संस्थापक थे मूलराज। निम्नलिखित में से कौन अपने को ब्रह्मक्षत्री कहते थे? ब्रह्मक्षत्री, जो सेन वंश के शासक थे वो अपने आप को ब्रह्मक्षत्री कहते थे। ठीक है। और सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे और ये कर्नाटक के ब्रह्मक्षत्री थे। बंगाल में कैवर्त विद्रोह किसके राज्यकाल में हुआ? तो कैवर्त विद्रोह रामपाल के टाइम पे हुआ था, राजा रामपाल। और इसका उल्लेख संध्याकार नदी द्वारा रचित रामपाल चरितम में हुआ। ठीक है। निरालंबा सरस्वती, सरस्वती अब निराश्रय हो गई, एक कवि द्वारा किसकी मृत्यु पर कहा गया? तो दोस्तों ये डी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। भोज परमार राजा की मृत्यु पे किसी कवि ने कहा था कि सरस्वती अब निराश्रय हो गई है। ठीक है। क्योंकि भारतीय इतिहास में भोज की ख्याति उनकी विद्वता तथा कला के उदार संरक्षक के रूप में अधिक है। उन्होंने ज्योतिष, काव्यशास्त्र, वास्तुशास्त्र आदि विषयों पर महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। ठीक है। तथा धारा के सरस्वती मंदिर, धारा नगरी में उन्होंने सरस्वती मंदिर में एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्यालय की स्थापना कराई। ठीक है। और इनकी जो राज्यसभा होती थी उसमें बहुत सारे विद्वान और पंडित थे। इन्हीं की मृत्यु पे किसी कवि ने कहा था अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। निम्नलिखित में से किसका विरुद्ध अमोघ वर्ष था? ठीक है। तो ये मुंज परमार था, मुंज परमार। धारा के परमार शासक मुंज परमार अपने वंश के महान शासक थे। इन्होंने राष्ट्रकूटों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात उनके उत्तराधिकारी के रूप में अमोघ वर्ष, श्री वल्लभ और पृथ्वी वल्लभ जैसे राष्ट्रकूट उपाधियां धारण की थी। ठीक है। मुंज की सांस्कृतिक उपलब्धियां भी उल्लेखनीय थी। उन्होंने रुद्रादित्य, महाइक और धनिक जैसे विद्वानों को अपने दरबार में आश्रय दिया था। ठीक है। धारा नगर में उन्होंने मतलब मुंज परमार ने मुंज सागर नामक तालाब बनवाया था। गुजरात में मुंजपुर नामक नगर बसाया था। ठीक है। राजेंद्र चोल ने बंगाल विजय के पश्चात गंगैकोंड की उपाधि धारण की। उनकी अन्य उपाधियों में पंडित चोल, मुंडीगुंड चोल आदि प्रमुख थी, जबकि गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र की उपाधि विविध विद्या विचार वाचस्पति। ठीक है। ये गोविंद चंद्र की उपाधि है, ये पूछ लेते हैं। विविध विद्या विचार वाचस्पति की उपाधि किसने धारण की? तो गोविंद चंद्र ने। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य के में मदिरा का उत्पादन एवं विक्रय निषिद्ध कर दिया था? तो दोस्तों इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुमारपाल ने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन और विक्रय निषिद्ध कर दिया था। कुमारपाल गुजरात का चालुक्य वंशी शासक था। वह जयसिंह के बाद राजा बना। जैन ग्रंथ हमें बताते हैं कि कुमारपाल ने मालवा के शासक बल्लाल के ऊपर आक्रमण कर उसे मार डाला तथा कोंकण के शिलाहार वंशी शासक को युद्ध में जीता। आबू पर्वत तथा विराट के परमारों के विद्रोह को दबाकर उन्हें अपने नियंत्रण में रखा। इस प्रकार कुमारपाल अपने युग का एक महान शक्तिशाली राजा सिद्ध हुआ। ठीक है। वो जैन मतानुयायी थे और उन्होंने अपने राज्य में अहिंसा का प्रचार किया तथा यज्ञी हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। यज्ञी हिंसा मतलब पशु बलि टाइप की जो हिंसा होती थी। जैन धर्म का पालन करते हुए कुमारपाल ने राज्य में पशु हत्या, धूत क्रीड़ा तथा मदिरा के उत्पादन एवं उसकी बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया। किंतु जैन होते हुए भी उसने सोमनाथ मंदिर में जाकर भगवान शिव की उपासना की तथा उन्होंने कुछ शैव मंदिरों का निर्माण भी कराया। ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिएगा और
जिसको इसकी ज़रूरत हो उनके साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को पूरा देखने के लिए